Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and in this lecture we are going to solve the 21 years PYQ for AIMS. इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसमें जो भी पास्ट 21 ईयर्स में PYQ पूछे गए हैं, एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू फॉर फिजिक्स ऑल्सो एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो फॉर द नीट 2025. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर या जो सीरीज है? सो यू कैन चेक द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन कि तुम PYQ कितने सॉल्व कर पा रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो डू द एक्टिव रिकॉल बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो, एंड तुम मैच कर सकते हो कि तुम्हारा प्रोसेस क्या था और तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं. एंड यू कैन ऑल्सो टेक दिस वीडियो एज अ शॉर्ट चैप्टर टेस्ट ऑफ द PYQ बाय कैलकुलेटिंग कि तुमने लास्ट में कितना क्वेश्चन करेक्ट किया और किस टॉपिक से तुमने मिस्टेक करा या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे एम्स में इन दिस चैप्टर. बिकॉज लेवल जो अब है इट इज़ मोर एंड लाइक जस्ट सेम जो नीट और एम्स का जो फिजिक्स है, बिकॉज अब वहाँ पे भी एजर्सन रीजन पूछे जाते थे और यहाँ पे भी काफ़ी क्वांटिटी इंक्रीज हो गए. सो इन दिस पास्ट 21 ईयर्स वी विल बी सॉल्विंग द एजर्सन रीजन एज वेल, क्योंकि एम्स में एजर्सन रीजन के चलते ही फेमस होता था. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ चैलेंज और तुम देख सकते हो कि तुमने कितना करेक्ट करा इन दिस क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें पास्ट 21 ईयर्स जो भी एम्स के थे सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है. सो जस्ट सॉल्व एंड चेक तुमने कितना करेक्ट किया और तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, किस टॉपिक में मिस्टेक हो रहा है, और उसको करेक्टिफाई कर लो. ओके, और हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए भी समझते हुए चलेंगे कि जो भी इस टॉपिक का समराइज फॉर्म होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये रहा प्लैंक कांस्टेंट, एंड प्लैंक कांस्टेंट को हम h बोलते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस. दिस फार्मूला, ये जो है अपना वो मॉडर्न फिजिक्स का फार्मूला है. ओके, सो यहाँ पे तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट लिया एंड मास को हम kg से बोलते हैं, सो m, एंड वेलोसिटी इज l t to the power -1, एंड दिस इज इक्वल टू m l2 t to the power -1, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D. ओके, सो जो अब सेकेंड क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करते हैं. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए, एंड बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो तुम्हें एक और फॉर्मूला पता होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल. तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का. सो बी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई करेंट इनटू लेंथ, एंड इसको तुम मल्टीप्लाइड करो एरिया से, दैट इज L2, एंड बाय सॉल्विंग दिस फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज MLT-2 मल्टीप्लाइड बाई L. ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाई एम्पियर. सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो डायमेंशन का फॉर्मूला होगा, दैट इज इक्वल टू ML2 T-2 A to the power -1. So that is option number B. तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलेस को देखे, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देख लो, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कांस्टेंट A इन द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट. तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता होगा. तो सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. सो लेट मी राइट दिस. सो PV इक्वल टू NRT होता है. सॉरी, यहाँ पे तो ये रियल गैस के लिए होता है ना. सो वी हैव टू चूज. तो जैसे कि तुम्हें A फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है, दैट इज P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, और यहाँ जो V है वो वॉल्यूम है. इफ यू नो दिस देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें बस इतना ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज इतना से हमारा आंसर आ जाएगा. सो प्रेशर दैट इज नथिंग बट द फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का हो जाएगा L to the power 6, एंड एरिया का क्या हो जाएगा, दैट इज L to the power 2, एंड जो तुम्हारा फोर्स है, फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज MLT-2, और यहाँ पे L to the power 4 ऊपर जाएगा, बिकॉज L2 और L6 में यहाँ पे L4 बच जाएगा ना. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर A? ये होगा ML5 T to the power
-2. सो चेक दिस, किस में ये है? सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब तुम मैच करते चलो कि तुमने कितना करेक्ट करा, और you can just pause and check, okay, your marks. So that is question number 4, in which we are going to find the formula for the gravitational constant. So gravitational constant के लिए हम एक formula होता है that is used in the gravitation chapter, that is F is equal to G m1 m2 to the divided by whole square r square. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे G है इसको हमें फाइंड आउट करना है. अगेन यहाँ पे फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज ml t-2. ठीक है, यहाँ पे फिर L2 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये डिवाइड होगा M2 से. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू फॉर G, एंड दैट G इज इक्वल टू m to the power -1 L3 t to the power -2. सो लेट्स सी ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है. दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर C. ओके, सो यू कैन सी दैट लेवल ऑलमोस्ट सेम है नीट एग्जामिनेशन से. दैट इज नॉट दैट टफ, बिकॉज आफ्टर मर्जिंग द नीट एंड एम्स जो तरीका था वो दोनों का सेम हो चुका है. बिकॉज नीट में भी अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं. डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई हो जाए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल भी काफ़ी सारे हो रहे हैं. ठीक है, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सिमिलर डायमेंशन. और ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, और हमने जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए, जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, दैट वाज आस्क्ड इन 1997, 98, 99 एंड 2000. और ये 2001 में देखो क्या पूछा इसने. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस. ओके, तो तुम अब यहीं से देख लो. पहले हम देखते हैं टेंशन एंड सरफेस टेंशन. इससे पहले हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं. सो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, एंड प्रेशर भी सेम होता है, तो तुम कह सकते हो कि ये तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमें नॉट वाले को फाइंड करना है किसका डायमेंशन सेम नहीं है. नाउ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हमने फाइंड किया था h, दैट वाज l, सॉरी, हाँ ऑफकोर्स दैट वाज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई mv, यानी कि mvr, यानी कि डायमेंशन सेम था एंगुलर मोमेंटम से, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नाउ एंगल एंड स्ट्रेन बोथ आर डायमेंशनलेस, तो ये भी करेक्ट नहीं है. तो तुम एलिमिनेशन से बोल सकते हो कि दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट आफ्टर सॉल्विंग यू कैन ऑल्सो टेल, जो टेंशन होता है उसका डायमेंशन जो होता है वो फोर्स का होता है, बट जो सरफेस टेंशन होता है दैट हैव द डायमेंशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो टेंशन होता है दैट इज इक्वल टू ml t-2, बट जो सरफेस टेंशन होता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू ml0 t-2. तो इन दोनों के जो डायमेंशंस हैं दैट आर डिफरेंट. तो हमने देख लिया, और क्वेश्चन देखो अब हमने ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके देख लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब इसमें देखो क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मेटल शीट आर, यहाँ पे L और B दे रखा है. सो द एरिया ऑफ दिस शीट अप टू 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमें 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को चूज करना है. तो इसमें देखो क्या है, 1 2 3 रॉन्ग, 1 2 3 4, या यहाँ पे 4 तो है, यहाँ पे देखो 4 6 7, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. सो 6 का ऑप्शन जो है दैट इज ए. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. एंड इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन वाइल सॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर, और तुम्हें एनसीईआरटी करना है, सो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं उसके एनसीईआरटी वन शॉट अपलोडेड है इन द फॉर द करेंट एडिशन. ठीक है, जो कि 2024 एंड 25 के लिए है. सो यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल 3 सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट वाज आस्क्ड इन 2002, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी. तो तुम एनर्जी को कह सकते हो दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल लो ना इससे सीधा. ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि फोर्स का तो तुम्हें पता है दैट इज ml t-2, सो मल्टीप्लाइड बाई l, तो ये क्या हो जाएगा ml2 t-2. तो ये रहा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो द क्वेश्चन नंबर 8, ये 2002 का PYQ है इन द एम्स एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यूनिट पूछ रहा है अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए. ठीक है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑलवेज कीप इन माइंड. ठीक है, so let's move to the question number 9, that was asked in 2003.
सो लेट्स सी इसमें क्या पूछ रखा है, यूजिंग एम एल टी एंड करेंट को जो ए से एम्पेयर से डोनेट करते हैं एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी आर। ठीक है, तो हमें परमिएबिलिटी के डायमेंशन को फाइंड करना है, एंड परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंट दिस एज म्यू। ओके, so let's find this, and keep in mind this question was asked in NEET examination 2022. so यहाँ पे ये प्रूव होता है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर आई एम मेकिंग, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर का हमने लेक्चर स्टार्ट करा, विद इन 10 मिनट्स वी आर स्टार्टेड गेटिंग द PYQs फॉर नीट ऑल्सो, यहाँ पे हमें मैच हो रहा है। सो दिस वॉज आस्क्ड इन 2022 नीट एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें परमेबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड दिस। तो तुम्हें इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जो सबसे सिंपलेस्ट वे है तुम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कल के लिए तुम कैसे फाइंड आउट करते हो, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, तुम ऐसे फाइंड आउट करते हो। और तुम्हें फोर्स के लिए पता होता है F इज इक्वल टू बी आई एल, तो यहाँ पे तुम B को फाइंड आउट करो, क्या है, B इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई करेंट मल्टीप्लाइड बाई L, तुमने इन दोनों टर्म्स को नीचे डाल दिया, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो कांस्टेंट का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, तो इसको हटाओ, यहाँ से तुम r यानी कि जिसका डायमेंशन l होगा, l से तुम घटा सकते हो। नाउ यू आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एम एल, वेट अ मिनट, ml t minus 2 a to the power minus 2, and this is the answer, and that is present in option number ml t minus 2 9 का C. Okay, so देखा, this is the PYQ from 2022 NEET examination. So it is also important to solve the PYQs of AIMS examination because दोनों का जो syllabus है that is same, and if we will get the time we'll also do the PYQ of JEE Mains। हमें एग्जाम्पलर भी करना है, एग्जाम्पलर सारे सॉल्व होंगे, एक्सरसाइज सारे सॉल्व होंगे, एम्स के PYQ सॉल्व होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3, if we will get the time we will solve the JEE Mains का PYQ। okay, so stay connected and you can subscribe also। now question number 10 that was asked in 2004। now यहाँ पे using MLT and current एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी हमें पे फाउंड आउट करना है परमिटिविटी का डायमेंशन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। अब हम परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद द एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो तुम एक फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ कह सकते हो। सो यहाँ पे जो F होता है दैट इज ml t माइनस 2, एंड इसको इक्वल करो, k को तुम क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे तुम्हारा टर्म मिल गया परमिटिविटी जिसे हमें फाइंड आउट करना है। नाउ Q1 Q2 को तुम लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है ना Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एम्पियर का होल स्क्वायर, और टाइम का भी तुम लिख सकते हो t टू द पावर 2, एंड यहाँ पे L2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है, 1 का कॉन्स्टेंट है, 4 पाई का कोई काम नहीं है, और हमें परमिटिविटी को फाइंड आउट करना है। सो जस्ट एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजो एंड इनको नीचे लाओ बाकियों को। सो A2 T2 डिवाइडेड बाई L2 ML, और T2 गया ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे M का हो गया -1, फिर देखो L का हो गया -3, T का हो गया पावर 4, और A का हो गया पावर 2। तो अब मैच करो ये किससे मैच कर रहा है, सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर B। ओके, सो दिस वाज द गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्या आसान है, बस तुम्हें नंबर्स के साथ क्लियर रहना है कि तुम जब ऊपर नीचे इसको कर रहे हो ना डिवाइड करने के लिए, सो यू डोंट मिस्टेक। ओके, कोई एरर ना करो, और बाकी सब तुम कर सकते हो। ठीक है, तो तुम भी चेक करते चलो तो कि तुमने कितना सही करा, और अगर गलत करा तो जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन और देखो कि कहाँ मिस्टेक हुआ, और उसको तुम समझ लो जो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दैट वाज आस्क्ड इन 2005। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है परसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कीप इन माइंड। ओके, क्योंकि परसेक
इस द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एक, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेक है दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू समवॉट 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर्स। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब इसको एनसीईआरटी से इरेज कर दिया है इसने करंट एडिशन से। परसेक लाइट ईयर जो इनकी वैल्यूज थी उनको इन्होंने इरेज कर दिया है टेक्स्ट से। बट जो हमने एनसीईआरटी डिस्कस कर रखा है अपने प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने इसको भी बता रखा है जो एनसीईआरटी से डिलीटेड पॉइंट्स थे जिससे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते थे या जिससे पीवाईक्यू बेस्ड थे। ओके, सो वी हैव डन ऑल द लेक्चर्स बेस्ड ऑन द करंट एडिशन, बट वी हैव इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड थे या जिससे क्वेश्चन बनने के हल्के से भी चांस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए एक पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जो V होता है दैट इज द पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो मुझे अभी डायरेक्ट याद आ रहा है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू Q इन टू पोटेंशियल। एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज ml2 T⁻²। Q का मैंने देख रखा है, Q होता है I डिवाइडेड बाई T, और ये इक्वल हो जाएगा आई आर के। तो मैं इस R को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे I² हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो बस इसको अब तुम सॉल्व कर लो, काफ़ी आसान है। M वैसे रह जाना है, L2 वैसे ही रह जाना है, जो T⁻⁻² है T⁻³ हो जाएगा, और ये I2 ऊपर आके I⁻² हो जाएगा, एंड दैट इज द वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस। अब इसको मैच करो, किससे मैच कर रहा है, ml2 T⁻⁻² 8a-2 ml2, ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे तुम देखते जाना जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा टफ टाइप का हो गया, बट तुम प्रोसेस को समझते जाना जो मैंने सॉल्व कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज वाज आस्क्ड इन 2006। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं इसने। द मैग्नेटिक मूवमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन पूछ रखा है, एंड तुम्हें ये पता रहना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M, और इसका जो यूनिट होता है तुम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू करेंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो करेंट का वैल्यू क्या होता है दैट इज एम्पेयर, और एरिया के लिए तुम L2 लिख सकते हो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना L2A, है ना। तो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वाज आल्सो इजी, बस तुम्हें पता होना चाहिए था क्या मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते किसको है। अगर ये पता है तो तुम फाइंड आउट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नाउ 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस। ओके, और यहाँ पे सीधा दिख रहा है इसने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। 2007 का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है इस क्वेश्चन से फ्रॉम द ईयर 2001, यानी कि 2001 एंड 2007 में क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है in this question we are going to find the dimension of impedance. So this is also a type of repeated question because जो impedance होता है this is just similar to resistant but in AC circuit alternating current। तो हमने resistant का dimension देखा था that was ml2 t-3 a-2, जो कि सेम होगा ml2 t-3 i-2। ओके, सो दैट इज ऑप्शन ए। सो अब देखो कि इम्पिडेंस होता क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ Z which is equal to R square plus XL minus XC to the whole square when XL is greater than the XC। ओके, तो दोनों का सेम रेजिस्टेंट होगा, सेम डायमेंशन होगा रेजिस्टेंस और डायमेंशन का, बिकॉज दिस Z is used as R in AC circuit। Now let's move to the next page. Question number 16, we have to find the dimension of time in the new system, and this question was asked in 2008। So let's solve this, you can solve this, pause करके solve कर लो and then see the solution। So जो time होता है that is like this, speed of light, the speed of light होता है that is velocity, इसको लो तुम a, then ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने इसको फाइंड आउट करा था
that is B, and the Planck's constant, that is C. So let's find out. ओके तो पहले मास के लिए सॉल्व करते हैं. सो m इज इक्वल टू 0. अब देखो, तो जो मास है दैट इज प्रेजेंट इन माइनस बी देन प्लस सी. यहाँ पे कह सकते हो कि b इज इक्वल टू सी. ओके, एंड जब तुम लेंथ के लिए फाइंड करते हो, सो इन दैट कंडीशन a प्लस 3b प्लस 2c, तो तुम कह सकते हो 3b इज इक्वल टू, ओके चलो ये स्टेटमेंट इतना ही रखो. देन तुम फाइंड आउट करो टाइम के लिए. टाइम इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2b माइनस सी. सो b इज इक्वल टू सी. इन देन दैट कंडीशन हम ऐसे कह सकते हैं माइनस a माइनस 2b माइनस b. तो तुम लिख लो ऐसे a इज इक्वल टू माइनस 3b. तो जो यहाँ पे तुमने ये फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, और यहाँ पे 1 प्रेजेंट था, ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, सो अब इसे देखो. पहला चीज ध्यान में दो, b और c इक्वल है, यानी कि जो तुम्हारा b है दैट इज g और जो c है दैट इज h. तो अब देखो g और h कहाँ पे इक्वल है. यहाँ पे इक्वल हो सकता है, ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पे इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वल हो सकता है. नाउ अब देखो, इसको तुमने माना फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे देखो एक थर्ड इक्वेशन, इसको तुम मान लो. ओके, इसको सेकेंड मानो और इसे थर्ड मानो. तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस 5b, बिकॉज जो c है और वो b है दोनों इक्वल है, तो तुम c को b भी लिख सकते हो. तो ऐसे कुछ हो जाएगा. नाउ अब देखो जो a है वो कौन सा है, जो c है उसको हम a बोल रहे हैं, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैच करते हुए दिख रहा है. सो दिस इज करेक्ट, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कि ये 1/2 है, तो अगर तुम 1/2 जो b है अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे -5 से, तो दैट विल बी इक्वल टू -5/2, और ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन में. सो ऑल दीज आर इनकरेक्ट वन. तो यहाँ पे हमने ये देख लिया. नाउ गो विद द क्वेश्चन नंबर 17 दैट वाज आस्क्ड इन 2010. डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द विस्कोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द टर्म ईटा. ओके, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसे इरेज कर दो. इसको इरेज करते हैं. इफ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन, तुम बैक जाओ और देख लो कि कैसा इसको फाइंड आउट करा गया. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस और मुझे यहीं पे करना है. सो विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ईटा, एंड इसका डायमेंशन क्या होता है. सो यू शुड रिमेंबर वन फॉर्मूला फ्रॉम द फ्लूइड डायनेमिक्स. फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 6 पाई ईटा आर इंटू वी. यहाँ पे वी वेलोसिटी है और आर रेडियस है. तो तुम ईटा का वैल्यू कुछ ऐसा बता सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू ml/t-2, और ये डिवाइड हो जाएगा ईटा, सॉरी आर यानी कि एल, और जो वी है दैट इज एल, और यहाँ पे टी ऊपर चला गया. सो दैट इज इक्वल टू m l-1 t-1, एंड दिस इज ऑल्सो अ PYQ फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन. तो हाईलाइट दिस, ये नीट में भी पूछा जा चुका है. सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 of 2011. Which of the following pair of quantities do not have the same dimension? सेम डायमेंशन किस में नहीं है. सो अब देखो, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस दोनों का डायमेंशन हमने देखा था ना, अभी सॉल्व करके हमने देखा था, और ये एक टाइप का कह लो कि ये PYQ है, इसका दोनों का डायमेंशन सेम होता है. लाइट ईयर और टाइम पीरियड, इसको डालो अभी पॉज में, इसको हम बाद में देखते हैं. टॉर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क का जो डायमेंशन होता है दैट इज R इंटू एफ, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है डेट इज हाफ mv², और दोनों का जूल यानी कि ml/t-2 होता है. सो इसका भी डायमेंशन सेम होगा. नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि किसी को तुम लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट इज द ग्रेडियंट. नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू
पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, तो अगर तो मैग्नीट्यूड को हम देखते हैं ना 4 डायमेंशन, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा. तो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन वी आर गेटिंग आवर आंसर एज ऑप्शन नंबर सी. बाकी सारे करेक्ट हैं, बिकॉज यहाँ जो लाइट ईयर है दैट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, और जो टाइम पीरियड है इसके पास डायमेंशन होगा टाइम का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ 2011 एम्स क्वेश्चन. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, अभी हमने देखा था, टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर इनटू एफ एंड दैट इज इक्वल टू एल एम एल टी माइनस टू. तो काफ़ी हद तक एनर्जी के जैसा होगा. ऑप्शन नंबर ए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20. What is the fractional error in g calculated from this formula given, जहाँ पे t और l जो है that is plus minus x and plus minus y. So we have to find the fractional error for g. So जो constants होंगे उनको हम नहीं देखने वाले. l g to the power 1/2. It is something like this. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. जैसे हम एरर्स को लिखते हैं ना वैसे लिखना है हमें. ओके, सो जो मैं टाइम दे रखा है ना, टाइम जो है दैट इज प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे जो एल है उसका है प्लस माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल फॉर डेल्टा जी. और जी हमें इसके लिए फाइंड आउट करना था. सो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा टफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसको तुम हटाओ, हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, दैट इज मोर सिंपल. ये हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड, सो दिस विल बी लाइक टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी. हमें फाइंड आउट करना है जी के लिए. सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो इसको हटा दो एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और ये डिवाइड होगा ना 1/t स्क्वायर से. तो एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर. ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, और जो डेल्टा एल था उसका वैल्यू क्या था, दैट वाज वाई. ओके, और जो हमारा जो टी है उसका वैल्यू जो बुक में दे रखा है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स. सो दिस इज द आंसर, वाई प्लस 2x. वाई प्लस 2x नहीं है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी. सो 20 का जो है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं हो रहा, पूछो. So the dimensional formula of Farad. Okay, so that is the question number 21. So now let's see this. तो फराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट, तो हमें सी के लिए फाइंड आउट करना है. एंड एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी. तो तुम सी को लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई वोल्टेज. सो चार्ज इज इक्वल टू आई टी, एंड जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज. तो चार्ज ऊपर चला गया, अगेन आई टी ऊपर चला गया. सो दैट इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, इसको हटाओ पहले, रिमूव रिमूव. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये डिवाइडेड है ml2 t माइनस 2 से. सो यू कैन राइट लाइक दिस. जो फराड होगा उसका जो यूनिट हो जाएगा m-1 l टू द पावर -2
टी टू द पावर 4 और आई टू द पावर 2। तो अब देखो किससे मैच कर रहा है। ओके वेट, कुछ मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक नहीं है, हमारा करेक्ट है, बस इसने क्यू को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये ज़्यादा करेक्ट है, बट जो ऑप्शन है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। सो दिस विल बी लाइक m-1 l-2, और तुम यहाँ पे क्यू स्क्वायर ले सकते हो ना, ठीक है। तो तुमने क्यू स्क्वायर ले लिया, तो क्यू स्क्वायर लेने से तुम्हारा आई स्क्वायर और टी स्क्वायर कम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट। और इसका मोर डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो मैंने फाइंड आउट करा था फर्स्ट में। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। दिस वाज आस्क्ड इन 2013। सो द डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। नाउ डेंसिटी ऑफ क्यूब क्या है, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द लेंथ आर गिवन, मास और लेंथ के लिए, सो मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, सो वी कैन राइट हेयर ओनली कि जो मास बाय वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू जस्ट मास का एरर प्लस जो 3 इंटू एरर ऑफ लेंथ जो है उसको कर लो। तो मास तो था तुम्हारा 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, 10 प्लस 13%। सो 13% इज द करेक्ट आंसर। ओके, 22 का डी करेक्ट आंसर है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also a PYQ of NEET examination. You can see this of 2022 only, I think 22 या 21 का क्वेश्चन है। बस हमें ये पता रखना है, ये जो फॉर्मूला जो दे रखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ml2 t-2 डिवाइडेड बाई l3, एंड दिस इज इक्वल टू m l-1 t-2। Option number C is the correct answer. Now let's move to the question number 24 of 2015. यहाँ पे देखो, the least count of a stop watch is 0.2 second. This is the least count. For the 20 oscillation of pendulum is measured to be 25 second. यानी कि 20 oscillation is equal to 25 seconds. So the percentage error in the measurement of time will be. Okay. This is also a PYQ of NEET. ओके, सो अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करना है। पहले बात, हमें यहाँ पे 20 ऑक्सीलेशन और 25 सेकेंड को एक साथ लेके नहीं चलना है। तो जस्ट राइट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। डिवाइड करो कि टोटल कितने टाइम के लिए हुआ था ये, 25 सेकेंड के लिए, और हमें परसेंटेज एरर निकालना है यानी कि 100। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, बस ये एक्स्ट्रा दे रखा है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर आंसर लाइक, so we'll get equal to 0.8%, that is option number C. So now next question that was asked in 2016, and यहाँ पे E जो है चार्ज है, V है पोटेंशियल, and we have to find the डायमेंशन, ये किसके लिए है, ठीक है, और ये T टेम्परेचर है। सो E और V यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, ये काफ़ी हद तक सेम है ना जिसको अभी हमने करा था, दैट वाज एनर्जी। तो तुम W से लिख लो ml2 t-2 डिवाइडेड बाई T यानी कि टाइम, तो ये T डिवाइड उससे हो जाएगा। सो नाउ देखो अब ऑप्शन में क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये नहीं होगा बिकॉज वी हैव फाइंड कि ये H जो होता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू अलग होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन हमने देखा था, ये नहीं होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हमने देखा था, ये भी नहीं होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड द स्टीफन कांस्टेंट। तो तुम कह सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए ये हो सकता है बिकॉज इसका डायमेंशन सिमिलर होता है पावर के डायमेंशन से। सो द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। एंड कीप इन माइंड, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसका जो कांस्टेंट होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ये रहा ना, जूल डिवाइडेड बाई के केल्विन, तो ये वैल्यू होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26 दैट वाज आस्क्ड इन 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे इफ द कैपेसिटेंस ऑफ nano capacitor is measured in terms of U is made by combining the electric charge E, यहाँ पे बोर का रेडियस A0 जिसका वैल्यू तुम कुछ नहीं तो L ही होगा ना, और प्लैंक कांस्टेंट H है, एंड स्पीड ऑफ लाइट C है।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। इसको देखते हैं। कैपेसिटर इज नथिंग बट द चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ऑल्सो जो डायमेंशन को फाइंड करने के लिए जिस जिस यूनिट का यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर स्पीड ऑफ लाइट या जो चार्ज है, रेडियस है, वो सभी पता होने चाहिए, देन यू कैन फाइंड दैट। और सबको हमने अभी फाइंड आउट करा, तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द डायमेंशन एंड याद भी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्लैंक्स कांस्टेंट था तो उसका लेमडा एम वी था, तो लेमडा का हो गया एल, ऐसे लिख लो, एम वी का हो गया एम, लेमडा और एल का एल टू टी माइनस वन। फिर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज एल टी माइनस वन, और जो ए नॉट है दैट इज इक्वल टू एल। तो अब तुम यहाँ से एलिमिनेट करके फाइंड आउट करो, ये ज़्यादा आसान होगा। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर सी, जिसको रिप्रेजेंट कर रखा है यू से। ओके, सो अब देखो कैसे होगा। तो जो तुम्हारा u है दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को तुम लिख सकते हो एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज, तो ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो तुम देखो अब जहाँ जहाँ पे हमें ऊपर में ई स्क्वायर चाहिए, तो ये स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नीचे में ई स्क्वायर है। तो इन तीन ऑप्शन में हमें देखना है। नाउ अब देखो नीचे एनर्जी है, तो एनर्जी को तुम कैसे लिख सकते हो, एनर्जी को हम लिख सकते हैं, इसका जो डायमेंशन हम लिखेंगे एनर्जी के लिए दैट विल बी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। अब हमें देखो यहाँ पे टी माइनस टू चाहिए, तो अगर तुम्हें टी माइनस टू चाहिए तो तुम्हें टी माइनस वन और टी माइनस वन दोनों को एक साथ लिखना होगा, या तो दोनों न्यूमरेटर में होंगे नहीं तो दोनों डिनोमिनेटर में होंगे, दोनों ऊपर नीचे नहीं हो सकते वरना कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब देखो दोनों एक साथ कहाँ है, ये वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच और सी साथ में है, तो यहाँ पे एल टू हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो तुम कह सकते हो ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है। अब देखो, अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो ये ई स्क्वायर ऊपर है, ई स्क्वायर ऊपर है, एल ऊपर है, इस ऑप्शन के हिसाब से एल ऊपर तुमने ले लिया, नीचे एच और सी है, तो एच और सी को तुम लेके देखो कैसे हो रहा है। तो एच जब लिखोगे तब तुम ऐसे लिखोगे ना इसको, एम एल टू टी माइनस वन, और सी जब लिखोगे तो तुम लिखोगे एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे तुम देखो जो एल है एल एल कैंसिल होगा, देन यू विल गेट योर वैल्यू लाइक ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल टू टी माइनस टू। ऑफकोर्स ये पूरा सारे तरीके से करेक्ट है, देन वी कैन से दैट कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26, और ये वैल्यू करेक्ट हो रहा है फॉर फराड, फराड के डायमेंशन के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, दिस वाज आस्क्ड इन 2017। यहाँ पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है ऑन टू अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L, और यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर डिटरमाइन करना है, जहाँ पे L की वैल्यू में 2% है और फोर्स के लिए 4% है। तो हमें परमिसिबल परसेंटेज एरर डिटरमाइन करना है फॉर प्रेशर। सो यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डेल्टा F डिवाइडेड बाई F प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। देन फोर्स के लिए तुम्हारा कितना है 4% प्लस 2 टाइम्स 2%, that is equal to 8%. So option D is correct for question number 27. Now जो सबसे important portion है for AIMS questions जिसकी वजह से हमें PYQs देखने पड़ रहे हैं, that is the assertion and reason type of question. तो अब देखो ये वाले assertion reason 2002 में पूछे गए थे, जो कि question number 28 है. So let's read the assertion. The dimensional formula for relative velocity is same as that of change in velocity. Of course, because जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है इसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ए है और वेलोसिटी बी है, तो अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ वी ए भी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, देन वी विल राइट लाइक दिस वी ए माइनस वी बी। तो तुम इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सो एजर्सन इज करेक्ट। नाउ relative velocity of p with respect to q is the ratio of velocity of p to that of q. No, this is wrong because अभी हमने ऊपर देखा that is change in velocity, तो va minus vv होगा, ना ही कि va divided by vv. So you can say that assertion is correct but reason is wrong. Now come to question number 29. Specific gravity of fluid is the dimensionless quantity and this question was asked in 2025. तो यहाँ पे देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दैट इज नथिंग बट द
डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे तुम रेशियो लेते हो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो जब दोनों डेंसिटी के यूनिट्स जब कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन यू विल गेट द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो दिस असर्शन इज करेक्ट। और जो रीजन है, सेम रीजन दे रखा है जो मैंने बोला, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वी कैन से दैट assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट फॉर assertion, जो कि ऑप्शन ए में होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। सो वो करेक्ट है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे क्या है देखो, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3%। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, द परमिसिबल एरर इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि किसके लिए, ये स्फीयर के लिए है, तो सरफेस एरिया कॉस 4πr²। तो कांस्टेंट के लिए तो कुछ नहीं होता, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 0.6%, तुम कह सकते हो ना। सो तुम कह सकते हो assertion इज करेक्ट। नाउ द परमिसिबल एरर इज कैलकुलेटेड बाई, ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज अभी हमने देखा इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। दिस वॉज द तरीका टू डू दिस, ये दिस वॉज द वे जिसकी वजह से हम कर पा रहे थे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी कैन से दैट द रीजन इज रॉन्ग बट द assertion इज करेक्ट, बट द रीजन इज रॉन्ग। नाउ ये जो क्वेश्चन था 2008 में पूछा गया था। अब 3 क्वेश्चन और हैं इसके PYQs में। 21 ईयर्स के हमने PYQ को देखे। 21 ईयर्स की PYQ में कौन कौन सी ईयर के इंक्लूडेड थे। दिस वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1997 टू टिल 2017। ओके, सो हमने 21 ईयर्स को देख लिया। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे है व्हेन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज 1% एंड 2%, तो परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द हाफ mv²। कॉन्स्टेंट का तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो मास को तुम ऐसे लिख सकते हो एरर के फॉर्म में, और v² को तुम ऐसे लिख सकते हो। तो जो मास है वो 1% है, और जो वेलोसिटी के लिए जो एरर है दैट इज 2%। तो 1 प्लस 2 इंटू 2%, so दिस इज इक्वल टू 5%। तो assertion इज करेक्ट, और जो रीजन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी कैन से दैट कि assertion, both assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation for the assertion। ठीक है, so this was asked in 2010। now let's see the question number 32। the number of significant figures depend on the least count of the measuring instruments। of course this is correct। ठीक है, because significant figure refers to the accuracy of measurement। अब देखो ये जो significant figure होता है यहाँ पे हम डिपेंड करता है किस पे, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, और ये एनसीईआरटी में हमने देख रखा है। इफ यू डोंट नो और तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ये करंट एडिशन का मैंने कर रखा है। ठीक है, नाउ इसका जो रीजन है देखो, यहाँ पे तुमने ये देख लिया कि assertion इज करेक्ट। नाउ रीजन, significant figures define the accuracy of measurement instrument। okay, so this the statement is also correct। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, assertion भी करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो तुम इसको भी मान लो, assertion correct, reason correct, यहाँ पे लिखो reason is not correct explanation। for this kind of question you should refer your NCERT book, because किसी टीचर के नोट से तो ये क्वेश्चंस मिल जाए, दैट इज नॉट दैट हार्ड। बट अगर तुम NCERT को कर लोगे देन श्योर शॉर्ट अगर कोई भी assertion रीजन क्रिएट हो रहा है देन इट विल बी फ्रॉम दैट बुक ओनली। ओके, सो see the question number 33 which is the last question of 21 years PYQ of AIMS। so in the measurement of physical quantity direct and indirect method are used। of course it is correct, direct method और indirect method दोनों यूज होते हैं। now the accuracy and the precision of measuring instrument along with the errors in measurement should be taken into the account while expressing the result। of course जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर और जो डिफरेंट होते थे ना मशीन्स जिसको हम यूज करते थे, टूल्स होते थे जिसकी वजह से हम फाइंड आउट करते थे, तो उसमें हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को लेते थे, और वहाँ पे जो भी एरर्स होते थे लीस्ट काउंट के साथ हम यूज करते थे। जैसे कि मेन स्केल रीडिंग के साथ हम प्लस करते थे लीस्ट काउंट, उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ डिवीजन जो स्केल के साथ कोलाइड करता था, तब हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाते थे। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, assertion इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। और यहाँ पे जो रीजन है इट इज
करेक्ट एक्सप्लेनेशन और एजर्शन, ठीक है। सो 21 ईयर्स PYQ यहाँ पे खत्म होता है। नाउ यू कैन समराइज योर टोटल क्वेश्चन और देखो तुमने कितना करेक्ट किया, एंड यू कैन कमेंट कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ एम्स क्वेश्चन, जितने भी PYQs हैं 21 ईयर्स के, 4 फिजिक्स सब्जेक्ट एंड 4 केमिस्ट्री। विल नॉट डू फॉर बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी के लिए उतना वर्थ इट नहीं होगा। सो फॉर फिजिक्स और फॉर केमिस्ट्री देन वी विल डू द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और टाइमला हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, डू कमेंट, यू कैन टेल तुम्हारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए और इसका लेवल क्या था। ये आई थिंक नीट लेवल के क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रिपीटेड है नीट एग्जामिनेशन में। सो यू मस्ट डू, और यहाँ पे देखो कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी बाकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।